गुड मॉर्निंग क्लास। हमने कल दहन और ज्वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। अभी आज हम उसी को आगे पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने एक डायग्राम रह गया है शायद, जंगल की आग। तो कई बार आपने देखा होगा जंगलों में आग लग जाती है, तो वो कैसे लगती है? ये ज़्यादातर गर्मियों में ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कोई ह्यूमन एक्टिविटी होती है उसकी वजह से अलग लग जाती है, लेकिन अगर कोई वहाँ पर नहीं गया, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से नहीं लगी है, तो जो आग लगती है वो गर्मियों में ही लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जो मैंने कल समझाया था। कल मैंने समझाया था आपको, एक होता है ज्वलन ताप, समझाया था ना। ज्वलन ताप क्या होता है? वह न्यूनतम तापमान जिसके ऊपर कोई वस्तु जो है वो जलना आरंभ कर देती है। ठीक है, अगर उससे नीचे आप तापमान रखोगे तो वो नहीं जलेगी। तो अब हुआ क्या है, जब बहुत ज़्यादा गर्मियों में तो क्या होता है, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी होती है तो तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तापमान ज़्यादा होने की वजह से जो जंगल के अंदर सूखी घास पड़ी जाती है, गर्मियों में पानी मिलता नहीं है, घास सूख जाती है। तो जो सूखी घास होती है उसका ज्वलन तापमान जो होता है वो लेस होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा गर्माहट वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाए तो ऑटोमेटिकली वहाँ क्या हो जाएगी, वो आग पकड़ लेगी। सूखी घास है ना वो, अगर गीली घास होगी तो नहीं पकड़ेगी, क्योंकि गीली घास का ज्वलन तापमान ज़्यादा होता है। ठीक है, जो सूखी घास होती है वो, उसका ज्वलन तापमान कम होने की वजह से, उसका लो इग्निशन टेम्परेचर होने की वजह से गर्मियों में जितनी गर्मी होती है उसी से ही इतनी गर्माहट हो जाती है, इतना उसका तापमान पहुंच जाता है उसके ज्वलन तापमान पर कि वो आग पकड़ लेता है। और एक बार वो सूखी घास आग पकड़ ले उसके बाद तो पेड़ों में भी लग जाती है, पूरे जंगल में फैल जाती है। और ऐसी आग को बुझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके सारे पूरा जंगल, और जंगल में तो पता नहीं कितने हज़ारों पेड़ हैं, और पेड़ वहाँ पर ईंधन का काम कर रहे हैं, है ना। लकड़ी आप जलाते हो ना ईंधन के रूप में, तो वहाँ पे तो सारे ही पेड़ हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लकड़ी है, बहुत ज़्यादा ईंधन है। तो वो वहाँ पर फिर एक बार जलना शुरू कर देती है तो फिर वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। फिर तो एक ही सॉल्यूशन है, और वो भी भगवान जी के पास, कि वो जल्दी से आरंभ कर दें बारिश करवाना, तो वो रुक जाती है। नहीं तो छोटे तौर पर अगर लगी है तो की जा सकती है। अगर हम छोटे तौर पर थोड़ी जगह पे लगी और हमें पहले ही पता चल जाए तो हम उसको सही कर सकते हैं। तो हम किसी जगह पर अगर आग लगी है तो हम कैसे उससे निपटारा करेंगे, कैसे उसको मतलब ख़त्म करेंगे, कैसे उस जगह को बचाएंगे? तो ये आपको जैसे दिखाई दे रखा होगा, यहाँ पे क्या दिखाई दे रखा है, यहाँ पर ये जो फायर मैन है ये आग बुझाने की कोशिश करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके पास ये पाइप्स हैं जिनमें बहुत सारा पानी है, बहुत प्रेशर के साथ डाला जा रहा है। जहाँ पर आग लगी है एक यहाँ पर और एक वहाँ पर, फायर ब्रिगेड की जो वैन है उसके ऊपर से। तो जहाँ पर आग लग जाती है, किसी कारखाने में लग जाए, किसी घर में लग जाए, तो कहीं पर भी कोई हादसा, आग वाला हादसा होता है, तो फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है कॉल करके। वहाँ पर जब फायर ब्रिगेड आती है तो ज़्यादातर पहले ये देखा जाता है बेटा अग्नि कौन सी प्रकार से लगी है। ठीक है ना, अगर सिंपल घर में लगी है, कागज़ है, लकड़ी है, इनमें लगी है, तो पानी बहुत उचित है। इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आग जैसे नॉर्मल किसी घर में ही लगी है तो घर में तो क्या होगा, घर में या तो भाई कागज़ हैं बहुत सारे, ठीक है, न्यूज़पेपर हैं, जो आपके इधर बॉक्सेस पड़े होते हैं घर के अंदर, कागज़ हो सकता है। कागज़ तो थोड़ी मात्रा में होगा, लकड़ी बहुत होगी, होगी कि नहीं होगी? घर के अंदर दरवाजे हैं, खिड़की हैं, सब लकड़ी है। ठीक है, तो ज़्यादातर, और कपड़े भी हो सकते हैं, घर में तो कपड़े भी होंगे। तो ये वाली सब चीज़ों के लिए क्या है, ये सब चीज़ों के लिए पानी बहुत सही है, आराम से हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पानी क्या करता है, तो आप उसको समझने के लिए आपको तीन बातें याद रखनी है कि जब भी कोई मतलब आग लगती है तो तीन चीज़ें होती हैं जो आग को बढ़ा सकती हैं। अगर हम उन तीन चीज़ों को कम कर दें तो हमारी आग जो है वो रुक सकती है। पहले तो आप ये समझो, मान लो कहीं पर आग लग रही है, तो आग क्यों लगी है, पहले तो आप ये समझो। आग इसलिए लगी है क्योंकि वहाँ पे कोई ईंधन होगा, कोई तो होगा, कोई तो चीज़ होगी जो जली होगी, चाहे वो सूखी घास हो, चाहे कागज़ ने आग पकड़ी हो, चाहे कपड़े ने पकड़ी हो, चाहे किसी लकड़ी ने पकड़ी हो, कोई तो कोई ईंधन वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, दूसरा वहाँ पर क्या होगी,
ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं हो सकता, दहन नहीं हो सकता, ये आप जा सकते हो। और दूसरा क्या है, इन दोनों, ईंधन भी है और ऑक्सीजन भी है। हमारे घर में तो भाई रोज़ ही लकड़ी रहती है ना, रोज़ ही ऑक्सीजन रहती है, लेकिन आग नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है, ऊष्मा नहीं है, हीट नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है, एक ईंधन, एक ऑक्सीजन और एक ऊष्मा। अगर हमारे पास ईंधन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऊष्मा नहीं है, तो हम सेफ हैं। लेकिन अगर ऊष्मा भी हो गई, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो, आपका घर में देखो, आजू बाजू, अभी आप जहाँ बैठे हो ना, वहाँ पे अपने घर में नज़र मार के देखो, क्या आप ऑक्सीजन इनहेल कर पा रहे हैं? ऑफकोर्स कर पा रहे हैं, है ना। वायु में मौजूद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मौजूद है वहाँ पर। क्या आपके घर में ये सब चीज़ें हैं? कागज़, लकड़ी, कपड़े हैं, है ना, सब कुछ है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे आग लगती है, ऐसे नहीं लगती है। क्या बोला था मैंने? किसी भी पदार्थ को आग लगने के लिए एक न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है, और वो न्यूनतम तापमान कहीं से गर्मी की वजह से मिलेगा। कहीं कोई चीज़ गर्म हो रही होगी, कोई दिया रख दिया किसी ने कपड़े के नीचे गलती से, या कोई कागज़ उड़ के आ गया दिए के ऊपर, या कैंडल के ऊपर, या एलपीजी सिलेंडर का जो बर्नर होता है उसके ऊपर, इस तरीके से, ठीक है ना, या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, इस तरीके से। तो इसका मतलब अगर हम जहाँ आग लग रही है उस जगह पर अगर इन तीनों में से किसी भी एक दो चीज़ को ख़त्म कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या हम ईंधन को ख़त्म कर सकते हैं? मान लो हमारे घर में या कहीं आजू बाजू में पड़ोस में आग लगी है, तो क्या हम ईंधन को ख़त्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर घर में आग लगी है तो प्लास्टिक, कागज़, कपड़े, मतलब हद से ज़्यादा ईंधन वहाँ पर मौजूद है और आप उस चीज़ को नहीं हटा सकते। इसको भूल जाओ कि आप ईंधन को कर सकते हो, तो इसका मतलब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। अब आपके पास आया है क्या, या तो ऊष्मा में कुछ करो आप, या ऑक्सीजन में। तो ऊष्मा के लिए हम क्या कर सकते हैं? पानी है, पानी जाएगा, ठंडा होगा वहाँ पर, वो तो भाप में बदल जाएगा ना। जब पानी आप डालोगे आग के ऊपर, वो भाप में बदल गया, वो जो वहाँ पर शीतलता प्रदान की उसने, ऊष्मा जो है वो पानी ने ले ली और वो भाप में बदल गया। तो वहाँ पर वो जो ऊष्मा है वो धीरे धीरे उसकी क्या होने लगी, वो तापमान धीरे धीरे क्या करना, पानी ने क्या कर दिया, कम कर दिया। और दूसरा क्या है, जब हम ऐसे पानी फेंकते हैं तो उस चीज़ जो जल रही थी उसके बीच में, और जो पानी है उसके बीच में जो वायु थी बस वही रह गई, और फिर उसने क्या कर लिया, उसको वायु का कनेक्शन उसका बंद हो गया, ऑक्सीजन उसकी परत जो है, अब ऑक्सीजन उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आ रही, ठीक है ना। आपने मान लो कोई चीज़ जल रही थी, उसके ऊपर पानी डाल दिया, तो ऐसा होता है फिर वो कि जलने लग जाए? नहीं जलती वो, क्योंकि क्या हुआ है, पानी ने उसको बिल्कुल ठंडा कर दिया। पहली बात, ऊष्मा बिल्कुल ख़त्म कर दी है, और दूसरी बात, उसने उसका वायु से संपर्क तोड़ दिया है, और इस वजह से आग जो है वो वहाँ पर बुझ जाएगी। पहली बात समझ में आ गई। ये तब आ गया जब नॉर्मल आग की बात कर रही हूँ। अब मान लो कहीं पर आपको ऐसी आग देखने को मिले, जैसे कहीं कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा हैं, या कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या आप वहाँ पर H2O इस्तेमाल करेंगे? नहीं। वहाँ पर हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? हम फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर देखना आप स्कूल्स के अंदर, ऑफिसेज़ में, या पेट्रोल पंप में, ज़्यादातर ये आपने सिलेंडर्स देखे होंगे, रेड कलर के होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, अग्निशामक बोलते हैं इनको। तो ये क्या करते हैं, ये जो आग लगती है, ये अग्निशामक वहाँ पर जब आप इसको छिड़काव करोगे तो आग रुक जाएगी। ज़्यादातर इनके अंदर जो होते हैं ये CO2 प्रदान करने वाले होते हैं, या तो इनके अंदर डायरेक्ट CO2 ही फिल होती है, बहुत कंप्रेस्ड स्टेट में होती है, प्रेशराइज स्टेट में होती है। जैसे ही आप उसका, जैसे एलपीजी सिलेंडर है ना, जैसे ही आप नॉब ओपन करते हो आपकी एलपीजी बाहर आ जाती है और आप बर्नर पे आराम से खाना बना सकते हो, वैसे ही इस सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर में या तो CO2 हो सकती है डायरेक्ट हाई प्रेशर के अंदर, या कई जगह पर सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है। इसका मतलब NaHCO3 या KHCO3। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है बेटा पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब आप सोचोगे मैडम CO2 तो ठीक था, CO2 क्यों ठीक था? पहले तो हम CO2 की बात करते हैं। CO2 जो होती है, आपको बताया था, CO2 जो होती है वो चीज़ को जलने नहीं देती, क्योंकि
वो एक तरीके से बुझा देती है, ठीक है ना। तो अब CO2 का छिड़काव हमने कर दिया जहाँ पर मतलब मान लो पेट्रोल से अगर आग लगी है, डीजल पे लगी है, पेट्रोल पंप में मतलब हो गया कुछ प्रॉब्लम, पेट्रोल पंप में आग लग गई, तो क्या आप पानी छिड़केंगे वहाँ पर? नहीं छिड़क सकते पानी। क्यों नहीं छिड़क सकते? क्योंकि पानी जो है अब पेट्रोल है वहाँ पर, तो पेट्रोल जो होता है, तेल जो होता है वो हल्का होता है पानी से। पानी तो नीचे चला जाएगा, पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर तो आग लगी ही रहेगी ना। तेल का संपर्क जो है वो आराम से वायु से हो रहा है। पानी अगर उसके ऊपर आ जाता तो हम यूज़ कर लेते, लेकिन ऐसी आग में जहाँ पेट्रोल से, केरोसिन से, डीजल से या किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर आग लगी है, तो हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तेल वाली बात तो आपको समझ में आ गई। तेल वाली बात समझ में कैसे आई कि अगर मान लो, देखो मान लो यहाँ पर आग लगी हुई है, ठीक है ना, इस जगह पर आग लगी हुई है, ये फ्लेम निकल रही है। अब मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया, तो पानी क्या होगा? पानी तो नीचे चला जाएगा और ये तेल तो ऐसे ही जलेगा, इसलिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते डीजल या पेट्रोल या केरोसिन जगह से आग लगी हो तो। और अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं बहुत ज़्यादा, कंप्यूटर्स वगैरह हैं, कोई कंप्यूटर लैब में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, तो क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं पानी? नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होगा? क्योंकि वायर्स बहुत ज़्यादा होंगी, तो हो सकता है करंट जो है, अब पानी डालोगे तो हमारा जो पानी होता है, डिस्टिल वाटर तो यूज़ करते नहीं है अग्निशामक, वो तो नॉर्मल टैप वाटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं और उनमें होते हैं आयंस। तो क्या होगा? पूरे में करंट आ जाएगा। तो आग तो लगी हुई थी, ऊपर से करंट और आ गया, तो वो तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं अब CO2 की। CO2 क्या कर रहा है? CO2 जो होती है ना बेटा गैस, वो दहन को रोक देती है, क्योंकि CO2 बुझा देती है, ठीक है। तो अब CO2 बुझा देती है तो डायरेक्ट या तो आप CO2 इस्तेमाल कर लो, या मैंने आपको बताया था क्या क्या कर सकते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट वाले फायर एक्सटिंग्विशर भी होते हैं। अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है बेटा? ये एक पदार्थ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। वैसे तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इसका नाम। अगर मैं अभी बोलूँ मीठा सोडा, सुना है? अब तो सुना होगा। मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, जो घरों में बनाते हो ना, छोले भटूरे बनाते हैं तो भटूरों में डलता है, या इडली में डलता है, या जितने भी आपकी फुलाने वाली चीज़ें होती है ना, केक में, पेस्ट्री बनाने में, डोनट बनाने में, ये सब बनाने में जो लगता है उसमें मीठा सोडा डलता ही डलता है ऐसी चीज़ों में। तो ये मीठा सोडा जो होता है, फिर तो आपको याद आ गया होगा, वाइट कलर का पाउडर जैसा होता है बिल्कुल। अब वो वाले फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, अग्निशामक होते हैं, उनके अंदर ये पैक होता है। अब होगा क्या, जब आप इसको स्प्रे करोगे, वो सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर फॉर्म जो है वो उस आग के ऊपर जाएगा। पहली बात तो वायु को उसने रोक दिया, ये बात तो समझ में आ गई ना। पाउडर ऊपर छिड़क गया एक आग के ऊपर, मान लो हमारे पास ये आग थी, ठीक है ना, मैंने इसके ऊपर पाउडर छिड़क दिया, तो एक तो इसका वायु से संपर्क टूट गया, ठीक है ना, वायु उसके पास नहीं पहुंच सकती। और दूसरा क्या होगा, जो NaHCO3 इसके ऊपर छिड़का है, जब इसको वहां पर, क्योंकि आग लग रही थी, तो बेटा ये हीट का साइन है, जो मैंने ट्रायंगल बनाई है ना, साइंस में इसको हीट बोलते हैं। तो वो जो तापमान मिला उस आग से उसे, तो यहाँ पर क्या बना, ये कन्वर्ट हो गया सोडियम कार्बोनेट में। तो ये बन गया Na2CO3 प्लस में CO2 प्लस में H2। तब जब जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सोडियम बाइकार्बोनेट और या पोटेशियम बाइकार्बोनेट छिड़का जाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या बनती है, उस आग से रिएक्ट करके CO2 बनती है। और CO2 आपको पता ही है क्या करती है, आग को बुझा देती है। तो इस तरीके से आग बुझाई जाती है। तो ये कुछ आपको बताए कि किस किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं या किस प्रकार की आग होती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम आग बुझा सकते हैं। तो अग्निशामक के बारे में आज हमने डिटेल में पढ़ लिया है, और आग के बारे में कि आग कैसे कैसे प्रकार की होती है, ठीक है। अब दूसरा, आपसे कोई ये पूछे कि CO2 ही मतलब क्यों बुझाती है, तो ऑक्सीजन से ज़्यादा भारी होती है CO2। उसको आप किस तरीके से समझोगे, देखो ये ऑक्सीजन है, ये CO2 है। वैसे तो अभी आपके एटॉमिक मास नहीं आए हैं, लेकिन आप सीधा सीधा ये समझ लो, इसके पास तो सिर्फ O2 है और इसके पास O2 तो है ही, प्लस में ये चीज़ क्या है, कार्बन। तो भारी ज़्यादा कौन हुआ, वजन होगा भाई, इसका तो कैंसिल आउट हो गया, वजन जितना भी, मान लो इसका वजन x था,
इसका वजन x प्लस कुछ तो होगा कार्बन का, चाहे y हो, चाहे A हो, चाहे B हो। इसका मतलब कौन ज़्यादा भारी है? CO2 ज़्यादा भारी है। पहली बात समझ में आ गई। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा भारी होती है CO2, और फिर वो आग के चारों तरफ लपेट जाती है, क्योंकि वो उसके पास चली जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर आग लगी हुई है, ये मान लो, ये हमने एक दिखाई, मान लो ये आग लगी हुई है, यहाँ पर ये आग लगी हुई है, ठीक है ना, हमने ये बनाई है, आग लगी हुई है। अब हमने यहाँ CO2 पे छिड़काव किया था। CO2 तो क्या है? भारी। ऑक्सीजन चली जाएगी ऊपर, CO2 रह जाएगी नीचे, चारों तरफ घेर लिया इसको, अब कंबल की तरह घेर लिया बिल्कुल। अब बाहर ऑक्सीजन को नहीं मतलब अंदर आने देगी, तो यहाँ पर क्या करेगी, उसको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, CO2 ने चारों तरफ से घेर लिया, तो ये आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी, ठीक है ना, फिर ये आग बंद हो जाएगी वहाँ पर। तो इस तरीके से CO2 कार्य करता है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया था, अग्निशामक का दूसरा प्रकार है जब उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।